गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। मेनली आप लोगों को 4 टाइप के पढ़ने रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज दिस? सो आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें प्रेशर आपको कांस्टेंट रखना होता है, मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तीसरा है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। और एडियाबैटिक प्रोसेस है आपका फोर्थ वन, जिसमें नो हीट एक्सचेंज, मतलब ये सिस्टम ऐसा होता है, ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, इसके बारे में मेनली हमको डिटेल से पढ़ना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा क्या है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सपोज दैट टेम्परेचर हम कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज कर लेना है। मतलब अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज भी करते हो, बट ये ध्यान रहे इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है तो दिस इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर हर हालत में कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? सपोज दैट एक सिलेंडर हम कंसीडर करते हैं जिसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है। इस पर ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, और ध्यान देना ये आपका प्रोसेस बहुत स्लोली होने वाला है। मतलब इस पिस्टन को आप इतना स्लो प्रेस करोगे कि इस गैस का टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज ना करे, ठीक है। और ये जो सिलेंडर की वॉल है वो कैसी वॉल है? कंडक्टिंग वॉल है, मतलब इससे हीट आराम से पास हो सकती है। मतलब इस प्रोसेस को जो आपको रिजल्ट देना है, मतलब इसको ऊपर से अगर प्रेस करना है तो बहुत स्लोली प्रेस करो, बहुत धीरे धीरे लाना है, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी राइज ना करे। सो प्रूफ करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। तो इसके बाद देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी इज कांस्टेंट, मतलब टी को हम कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर सो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो भाई, पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। ध्यान देना, देखो प्रेशर वॉल्यूम की हम तो बात नहीं करें इसमें, ये तो कांस्टेंट है नहीं। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम 1 पुट कर दें, और आर तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। किसको बोलते हैं? आर को। एंड टेम्परेचर फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू, भाई एन की वैल्यू 1 पुट कर दे, ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट हैं, तो हम ये क्या कह सकते हैं? पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस रिलेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशन के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से नाउ ऑन अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, भाई देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? डी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी। दिस इज वर्क डन बाय द गैस। पी डेल्टा वी ये क्या होता है? आपका वर्क डन होता है। इफ़ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो हम जानते हैं टेम्परेचर अगर किसी भी सिस्टम को जिसको आप हीट दे रहे थे, उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, मतलब उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जब टेम्परेचर उस सिस्टम का नहीं बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। इसमें अगर पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना आपने उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की उतना ही आपको वर्क डन मिलेगा। मतलब ये अदर किसी में, मतलब इंटरनल एनर्जी जो हीट आप दोगे, हीट आप प्रोवाइड करोगे सिस्टम को, तो उसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्क डन होगा। मतलब जो अभी सिस्टम कंसीडर किए थे उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, वर्क डन करेगा।
ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ जाता है, जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो सीधे किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी। सो इसके बाद आपका आता है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो सपोज दैट ये गैस एक सिलेंडर कंसीडर किए हैं, इसमें गैस फील्ड है, इस पर ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अगर इस गैस को ध्यान देना, ये कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है, गैस को ध्यान देना, गैस को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, सिलेंडर ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये ऊपर डिस्प्लेस करेगा। सपोज दैट ये dx डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। तो वर्क डन कैसे निकालें, वर्क डन बाय द गैस dw इक्वल टू पी ए डी एक्स, ये आपका वर्क डन का, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, p इंटू ए। तो यहाँ पर पी ए रख देंगे फोर्स की जगह पर, dx इसमें डिस्प्लेसमेंट dx है आपका। तो dw इक्वल टू पी डी जो दिया है ये आपका टोटल वर्क डन निकल आएगा। dv इक्वल टू हमने लिख लिया है, क्या है dv, मतलब अगर सिलेंडर का इतना वॉल्यूम निकालें तो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का, बेस का एरिया इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला वॉल्यूम, किसी सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालते हो तो ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सपोज द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल स्टेट P1V1 टू द फाइनल स्टेट P2V2, नाउ टोटल वर्क डन। अगर यहाँ पर मान लें इसके कोऑर्डिनेट P1V1 और यहाँ पर मान लें P2V2, सो इस केस में आपका जो टोटल वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, नाउ W आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, V1 टू V2 एंड PdV, इसका आपका इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है, और PV इक्वल टू nRT आपको गैस इक्वेशन पता है, ये आपकी जो है गैस इक्वेशन दी है। इससे क्या करेंगे, P की वैल्यू निकाल के nRT अपॉन में V इसमें पुट कर देना है। nRT जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये dV अपॉन V बचेगा, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो dV अपॉन में V इसका होता है लॉग बेस में EV V1 टू V2, ये वैल्यू आप पुट करोगे, लॉग EV2 पहले अपर लिमिट माइनस का लॉग E बेस दिया है, ठीक है, V1 ये लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये आपकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है क्या, लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है, लॉग A अपॉन में B, मतलब लॉग V2 अपॉन में V1 हो जाएगा। ये वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका nRT लॉग बेस E V2 अपॉन V1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है आपका नाउ अगेन W आइसोथर्मल, फाइनली जब आप बेस E था तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर V2 अपॉन V1 रखे थे, अगर बेस 10 में चेंज करना है तो आपको हर हालत में 2.303 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग बेस 10 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर W आइसोथर्मल के लिए ये आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी, ध्यान देना P1V1 बराबर P2V2, ये भी आप लोग जानते हो, पीछे हमने दिखाया था अभी जहाँ पर हमने PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव किया था। ठीक है, तो उससे उस रिलेशन से P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1 आ जाएगा। यहाँ पर V2 अपॉन V1 की जगह पर हम लोग P1 अपॉन P2 रख देंगे। मतलब इस केस में आप ये कह सकते हो कि अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें P1 P2 दिया है तो आप फाइंड कर सकते हो कि कितना वर्क डन होगा, और अगर वॉल्यूम दिया है V1 V2 तो इस रिलेशन को लगाओगे, इससे आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।